ईपीएफओ, एपीएफसी एवं ईओ के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। और आगाज हो चुका है आपके इस इंटरव्यू प्रोग्राम का। और आप जानते हैं इस इंटरव्यू प्रोग्राम में आपने ढेर सारे अध्ययन कर लिए हैं। अब आपको इंतजार है कि कब आपकी डेट आ जाए। तो डेट आने के साथ आप तैयारी अपनी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे कई चरण हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पिछले 6-7 महीने से आप अपने इंटरव्यू प्रोग्राम में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि लगातार आप यही कह रहे हैं। तो चूंकि इस समय यूपीएससी के पास यही एक समय है, और अगर 10 अप्रैल तक आपका अगर शेड्यूल आ जाता है तो आप समझिए कि आपका इंटरव्यू जो जानकारी है, ये जानकारी 10 मई से के आसपास से 10 मई से आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। तो एपीएफसी का इंटरव्यू 10 मई के आसपास शुरू हो सकता है, क्योंकि ईओ के लिए अभी उसकी एक स्क्रूटनी का भी प्रोफार्मा नहीं आया है। स्क्रूटनी जो हो गई है, उसको एक प्रोफार्मा में उनको भी भेजना है, तो वो भी आया नहीं है, वो भी जल्दी आ जाएगा। उसके आने की उम्मीद इसी हफ्ते है कि तो ये हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस हफ्ते आपका शेड्यूल आ सकता है, और शेड्यूल आ जाएगा तो आपके इंटरव्यू की शुरुआत, चूंकि डेट आ जाएगी, फिर आपको द्रुत गति से अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ा देना है। मित्रों, तो हम लोग अपने क्लास की रिवीजन क्लास की शुरुआत कर दिए हैं, क्लास की शुरुआत कर दिए हैं। ये ऑफलाइन में भी शुरू हो गई है और ऑनलाइन में भी इस क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका शेड्यूल आज आपके साथ चर्चा करेंगे, कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हम, और आपको हमारे साथ आज से इस क्लास को कंटिन्यू कर देना है। देखिए, तो जो पहली महत्वपूर्ण जो आपके साथ एक न्यूज है, जिसके लिए आप वहां की स्थिति में हैं कि आपका इंटरव्यू कब हो सकता है। तो आपका इंटरव्यू ये मई जून आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है। चूंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स टल गया है, ये प्रीलिम्स अब आपका जून में होगा। तो जो अब जो समय है 15 जून के जो पहले का जो समय है, वो यूपीएससी के पास है। यूपीएससी ने अपना आईएफएस का भी इंटरव्यू लगा दिया है, तो जो 1 मई को पूरा हो रहा है, और 1 मई के बाद का जो शेड्यूल है वो आपके लिए सुरक्षित किया गया है, एपीएफसी के लिए सुरक्षित किया गया है। तो एपीएफसी और उसके बाद फिर ईओ का इंटरव्यू लग सकता है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपके इंटरव्यू की शुरुआत शीघ्र हो सकती है। इसके लिए अब आपको अपनी कुंद हो गई धार को फिर से मांझ लेना होगा, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए फुल प्रिपेयर हो जाएं। मित्रों, हमने देखा कि पिछले 6-7 महीने में आपके साथ जो लगभग बड़ी संख्या में मतलब लगभग 300-400-500 बच्चे जो आप सभी इनरोल्ड हुए, बड़ी संख्या में आप सभी जो यूपीएससी के एपीएफसी के लिए क्वालिफाई हैं, ईपीएफओ में एपीएफसी के लिए क्वालिफाई हैं, ईओ के लिए क्वालिफाई हैं। अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने एक बार अध्ययन तो कर लिया है आपसे संभावित, लेकिन अब जो इश्यूज हैं वो आपको देखना है। तो इस समय अब आपकी रणनीति क्या होगी और हम लोग किस रणनीति के आधार पर लेकर के चल रहे हैं, हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आ जाते हैं, देखते हैं। तो आप इस डेट को मान करके चलिए, लगभग ये मई का फर्स्ट वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके इंटरव्यू की डेट घोषित हो सकती है इस डेट में, और इसी हफ्ते आपका शेड्यूल भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो ये कई ऐसी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं पर आपको इन संभावनाओं के अनुरूप आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाकर लेकर चलना है। अब देखिए, आपकी रणनीति क्या होगी और आपका शेड्यूल क्या होगा स्टडी का। हमारे साथ आप क्या शेड्यूल बनाएंगे, इसी शेड्यूल पर आप ढेर सारे छात्र जो ऑनलाइन हमारी क्लास ले रहे हैं और ऑफलाइन क्लास के साथ भी आ गए हैं। खैर, ऑफलाइन की क्लास में हमने उस शेड्यूल के साथ चर्चा कर दिया, आपके साथ हमें ऑनलाइन शेड्यूल के साथ हमें चर्चा करना है। अब देखिए, स्ट्रेटजी क्या है हमारी जो हम लेकर के चल रहे हैं, जिस पर आपको चलना है। ये 3 क्रम में हम स्टडी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आपको डेफ पर आधारित जो आपकी बुकलेट 1 है उसको हमें रिवीजन करना है। वो आपके साथ हम फिर से पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। दूसरा जो आपका है, ये है आपका ईपीएफओ से संबंधित और पूरा आपके एक्ट, आपके जो जितने हैं लॉ आपके हैं। ठीक है, ईपीएफओ और एक्ट से संबंधित जो आपके बुकलेट 2 है, बुकलेट 2 है, इसका भी हम रिवीजन आपके साथ शुरू कर रहे हैं। और सारे
जो आपके एक्ट हैं, जैसे आपके लेबर एक्ट हैं, आपके इंडस्ट्रियल एक्ट हैं, आपका जो न्यू लेबर कोड है, और जितने भी योजनाएं हैं इस दौरान लाई गई, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, कार्यक्रम, ये सब आपके साथ जो है क्या होगा, रिवीजन होगा। तो इस क्लास के साथ आप हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं वो तो क्लास लेंगे ही लेंगे। आप सभी ऐसे लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप चाहें तो इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो ये पूरी रिवीजन क्लास आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको जितनी क्लासेज हो चुकी हैं, जो पहले की क्लासेज हैं, वो पूरी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा इशूज, जो आपके मुद्दे हैं। अब हम मुद्दों पर आधारित हमारी जो क्लास होगी, जिसको आप बुकलेट 3 के रूप में भी जानते हैं, ये पूरा अब रिवीजन हो जाएगा। बुकलेट 3 ये रिवाइज्ड हो गई है, हालांकि इसको भी रिवाइज किया जा रहा है डैफ में, और बुकलेट 2 में इसमें भी कई चीजें रिवाइज की गई हैं। आप देखेंगे बुकलेट 3 इसके साथ रहेगी, और उसके बाद फिर आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा। और आपकी इंटरव्यू स्क्रिप्ट CSC 2023 की जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट है, इसमें जो पूछे गए प्रश्न है, तो मोर देन 500 क्वेश्चन जो आपको इसके साथ जुड़ करके देखना है, ये आपके साथ रहेगा। मॉक इंटरव्यू आपका ये भी अब शुरू हो गया है, मॉक इंटरव्यू की भी शुरुआत कर दिया जाए। इसमें डिसाइड कर दे रहे हैं कि आपकी 4 दिन क्लासेज रहेगी और 3 दिन आपका केवल इंटरव्यू चलेगा। 4 दिन आपकी क्लासेज रहेगी और 3 दिन आपका मॉक इंटरव्यू चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें मॉक इंटरव्यू में हम पूरी चीज़ों को कवर कर लें, जिससे कोई भी स्टूडेंट ये न रहे कि हाँ किसी का मॉक इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो सभी के लगभग 5-5, 6-6 मॉक इंटरव्यू सभी के हो जाएंगे। मुद्दों पर आधारित बुकलेट 3 पर हम शुरुआत कर रहे हैं, और इनके सबकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे इसमें आपके जो मुद्दे हैं, विशेष तौर पर इसमें नेशनल इश्यूज अधिक हैं। जैसे हमने जो इश्यूज करवाया है, हमने टॉपिक किया है, पहला है आपका विकसित भारत। विकसित भारत विजन 2047। अब ये देखिए, ऐसा इशूज है जो आज नहीं, आने वाले अगले 25 सालों तक ये इंटरव्यू के लिए बना रहेगा। आपके मेंस के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए है। और ये जो मुद्दा है, ये अभी हमारी जो उत्तराखंड PCS की भी इंटरव्यू की क्लास शुरू हो गई है। तो जो उत्तराखंड PCS के भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी संख्या में इनरोल्ड हो चुके हैं, और बड़ी संख्या में लोग इनरोल्ड होने के लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ की भी कोई डेट आई नहीं, कोई शेड्यूल आया नहीं, लेकिन आप लोग लगातार, ये प्लस पॉइंट है कि आप सभी लगातार क्लास कर रहे हैं, क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में देवभूमि उत्तराखंड में SDM बनने के लिए, वहाँ के टॉपर्स बनने के लिए, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं। तो ये इशूज हम वहाँ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मतलब आपको दोहरा लाभ वहाँ से मिल जाएगा। तो ये इशूज आपका होगा विकसित भारत विजन 2047 क्या है, विकसित भारत विजन क्या है। अब इसी के आधार पर EPFO विजन 2047 क्या है, आप वहां भी उसको कोरिलेट करें। तो दोनों विजन को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ दे रहे हैं, जोड़ करके आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं। अब उसमें एज ए APFC आपको APFC बना दिया जाता है। आपको अगर हम APFC बना देते हैं, तो आप विकसित भारत के विजन में आप क्या योगदान करेंगे, भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने में, एक विकसित राष्ट्र बनाने में। क्योंकि जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो 2047 आपका रिटायरमेंट होगा। इस समय अगर सर्विस में आ जाते हैं तो आपके रिटायरमेंट के दौरान ही क्या हो जाएगा, भारत विकसित भारत बन जाएगा। क्या है विकसित भारत, विजन आखिर है क्या, हम लोग चर्चा करेंगे।
नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया जो विजन है विकसित भारत का विजन, जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। तो नीति आयोग के इस विजन को माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि निर्वाचन 2024 जो होने जा रहा है विकसित भारत पर होने जा रहा है। विकसित भारत का एजेंडा क्या है, कैसे आप विकसित भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से ही कह चुके हैं आप लोग तैयार हो जाइए, पूरी ब्यूरोक्रेसी को कह दिया गया है कि पद ग्रहण की तारीख से ही विकसित भारत के विजन पर आपको तुरंत काम करना है। तो आखिर ये है क्या, क्यों लाया गया है? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी इसमें क्या भूमिका होगी, एक एपीएफसी के रूप में आप इस लक्ष्य को, इस टारगेट को कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा क्या है, विकसित भारत विजन 2047, और इसी के साथ आपके लिए होगा एपीएफसी के लिए होगा क्या होगा, ईपीएफओ विजन 2047। इसी के साथ आपको कोरिलेट कर देना है क्या, इसी के साथ आपको कोरिलेट करना है ईपीएफओ विजन, ईपीएफओ विजन 2047, ये आपको पढ़ा चुके हैं। फिर इसका रिवीजन कराएंगे, यहां से जोड़ाएंगे इन दोनों के मध्य क्या समानता है। क्योंकि अगर आप एज ए एपीएफसी, आप एपीएफसी के इंटरव्यू में अगर आप केवल विकसित भारत विजन बताते हैं, उसमें अगर आप ईपीएफओ विजन 2047 की चर्चा नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये चर्चा आपकी अधूरी होगी। तो पहला पॉइंट आपका हो गया विकसित भारत विजन 2047, जो सदैव चलता रहेगा और हर इंटरव्यू में ये काम आएगा। दूसरा मुद्दा आपका है, दूसरा जो इशूज है वो है आपका CAA 2019/2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लागू कर दिया गया है। अब पहले तो आप यही बताओगे कि आखिर ये है क्या, क्यों लाया गया, लाए जाने के कारण क्या रहे हैं। संक्षिप्त में, आपको मेंस नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ आपको इंटरव्यू देना है, बिल्कुल एक एक लाइन में आपको बताना है क्यों लाया गया है। CAA से लाभ किसको होगा, CAA का विरोध क्यों हुआ, इस बार CAA का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इस बार CAA के विरोध करने वाले वे समुदाय के, विशेष समुदाय के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, विशेष समुदाय की विशेषकर महिलाएं विरोध क्यों नहीं कर रही हैं, क्या कारण है। क्या उनको इसकी जानकारी हो गई है कि ये एक्ट आपके विरोधी, आपके लिए विरोधी नहीं है, ये एक्ट आपके लिए अच्छा है और इससे किसी समुदाय विशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस बात को सरकार समझाने में सफल रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि सरकार इसको बताने में विशेष समुदायों तक ये बात पहुंच चुकी है, इसलिए इसका लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ। तो इस समय आप देख रहे हैं कि आपके पास मुद्दों की भरमार हो गई है, ऐसे मुद्दे आपके पूरे इंटरव्यू में छाए रहेंगे। तो CAA 2019/2024 आपके लिए क्या है, एक बेहतरीन मुद्दा है, बेहतरीन विजन है, इस पर हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण आते हैं, तीसरा आपका जो इशू है, अभी इशू सभी के लिए है, सारे इंटरव्यू के लिए है, उत्तराखंड के लिए भी है, IFS के लिए भी है। यूपीएससी ने अपना शुरू कर दिया है IFS, और यूपीएससी का इस समय CSC का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें हम लोग इसको लगातार चर्चा कर ही चुके हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट जो CSC का एग्जाम इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें जो है ये मुद्दे रहे हैं, यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा आपका है, अब आप देख रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं यूसीसी आपका क्या है, आपके विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है। समान नागरिक संहिता, कोई भी देश विकसित तब होता है जब वहां पर समानता का व्यवहार किया जाए, प्रत्येक नागरिक को उनके विभिन्न विषयों और मामलों में पूरी तरीके से समानता पर आधारित एक जो कार्यसूची है, कार्य प्रक्रिया है, वर्क कल्चर है, उसको लाने पर बल दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये भी आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा इशूज बन गया है। इसलिए है क्योंकि UCC 2024
आप देखिए यूसीसी 2024 आप जानते हैं उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, और गोवा में आप जानते हैं कि पहले से ही लागू था, ये तो आपके पुर्तगालियों के काल से ही लागू था। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद यूके ने लागू कर दिया है 2024 में, और अब केंद्र सरकार लागू कर सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक विजन बनाया है। वो विजन क्या है? विकसित भारत का विजन। विकसित भारत का विजन तभी पूरा हो सकता है जब देश में सभी प्रकार की नियोजिताओं को समाप्त कर दिया जाए, सभी के मध्य समानता का व्यवहार लिया जाए, पुरुष और महिलाओं के मध्य भी जो विभिन्न अधिकारों को लेकर के मुद्दे आते हैं, जो इक्वलिटी को लेकर के, इक्विटी को लेकर के जो मुद्दे आते हैं, वो सारे मुद्दे क्या हैं? समाप्त हो जाएं, और सभी के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पर समानता स्थापित की जाए। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी इसको, आने वाली नई सरकार जो होगी वो 2024 में इसको लागू कर सकती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा विकसित भारत के लिए। तो यहाँ पर भी दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये इशूज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूसीसी 2024 ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस रूप में केंद्र सरकार के 2024 में इसके लागू करने की पूरी संभावना है। नई सरकार के अगर मोदी जी का आगमन होता है, हालांकि संदेह नहीं है, आगमन तो होना ही है, तो उस आगमन में 2024 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग, आप जब इस पर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपकी टिप्पणियां आ सकती हैं, ठीक है, गलत टिप्पणी भी आप कर सकते हैं, फिलहाल उससे बचिएगा। यहाँ किसी का कोई समर्थन या विरोध नहीं है, बल्कि ये इशूज के संदर्भ में है और इसलिए इसको कहा जा रहा है। तो आप इसको अन्यथा में ना लें, बल्कि आप इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे संविधान द्वारा इसको जो है मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 44, हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो संविधान के निर्माण में जिनका बेहतरीन योगदान है, संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के साथ वो एक एक एक्ट पर चर्चा किए थे, एक एक आर्टिकल पर चर्चा किए थे, एक एक मुद्दे पर चर्चा किए थे। तो जब संविधान निर्माण सभा जब उस पर चर्चा कर रही थी, विशेष तौर पर आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जब ड्राफ्ट बना रही, तैयार करी, तो उसमें आर्टिकल 44 पर बहुत चर्चाएं हुई थी, और स्वयं डॉक्टर साहब ने ही आर्टिकल 44 को इस तरीके से डिजाइन करवाया था कि हाँ, आने वाली सरकारें वो अपनी अपनी आवश्यकता और क्षमता के आधार पर इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से ये लागू होना ही चाहिए, और केंद्र सरकार उसी विजन को लेकर के इसको लागू करने के पक्ष में है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। तो इसी पर भी आपको देखेंगे, और आपके अभी यूपीएससी के इंटरव्यू में लगभग 11-12 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। जो मेरे पास स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में से लगभग 11 से 12 प्रश्न हमने निकाले हैं जो आपके यूसीसी पर प्रश्न पूछा गया है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, यूसीसी पर चर्चा करेंगे, व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। यूसीसी होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, यूसीसी का मुद्दा हो गया। तीसरा जो मुद्दा है, जो हम लोगों ने लिखा भी है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम लोग लगातार चर्चा शुरू कर रहे हैं, ये आपका है आम चुनाव 2024। हालांकि ये भी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा है, आम चुनाव 2024 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आप आम चुनाव के तहत जितने भी आपके सोर्स हैं, जो भी जानकारियां आपको मिल रही हैं, अभी से आप क्या करें, उसको अपने डायरी में नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आम चुनाव से संबंधित कई मुद्दे होंगे। आम चुनाव 2024 आप देख रहे हैं, इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। इसमें आपका जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, साथ ही साथ कुछ राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हैं। तो यहां से बहुत प्रश्न जनरेट हो रहे हैं। अब आम चुनाव के बारे में इसमें हम पूरा जो ऐसा स्क्रिप्ट तैयार किया है कि जो आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी रामबाण है, आपके आईएफएस के लिए रामबाण है, आपके यूपीएससी के किसी भी इंटरव्यू के लिए, साथ ही साथ आपके आने वाले भविष्य के परीक्षाओं के लिए, भविष्य के इंटरव्यू के लिए भी, जहां भी होगा इंटरव्यू, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपके यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ के लिए तो रामबाण है ही, ठीक है।
कुल कितने चरणों में हो रहे हैं। अब यहाँ पर कई प्रश्न पूछे जाएंगे। आचार संहिता क्या होती है, चुनाव आचार संहिता क्या होती है, कौन जारी करता है, चुनाव आचार संहिता कब लागू होती है, कब तक रहती है। ठीक है, ये होगा। साथ ही साथ इसी के साथ हम आपको देंगे, इसमें देंगे हम चुनाव सुधार देंगे, चुनाव सुधार पर हम चर्चा करेंगे। हम इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बांडों पर चर्चा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो चुनावी बांड पर जो अपना निर्णय दिया है, एसबीआई द्वारा इसको पारदर्शिता के क्रम में क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो चुनावी बांड से किन पार्टियों को कितना लाभ मिला है, ऐसा नहीं कोई दूध की धुली नहीं, सारी पार्टियों को जो चंदा मिला है, कोई नहीं कह सकता हाँ सत्ता दल को कुछ ज़्यादा मिला है, क्योंकि ये कोई भी पार्टी सत्ता में रहेगी तो उसको ज़्यादा मिलता ही है। लेकिन फिर भी जो है सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं इसमें से चंदा मिला ही है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है, कोई गलत नहीं उस रूप में कह सकता है, सभी को मिले हैं। और अब राजनीतिक दलों की ये अपनी मर्यादा है, अपनी नैतिकता है कि उन्हें जब अगर एसबीआई इसको ओपन कर सकता तो सभी राजनीतिक दलों को क्या कर देना चाहिए, अपनी पारदर्शिता लाने क्रम में सबको इसको जो है ओपन कर देना चाहिए। कई मुद्दे हैं, मुद्दे कई। क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए? अब ऐसा तो कुछ नहीं, उन्होंने तो स्वयं पारित कर लिया है, वो इनकम टैक्स से भी बचते हैं। ठीक है, तो कई जगह पर उनको ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये पारदर्शिता के विकास क्रम में और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। फिलहाल लागू नहीं है आरटीआई, राजनीतिक दलों पर लागू नहीं है, फिलहाल होना चाहिए। और भी तो चुनाव सुधार हम देखेंगे, चुनावी बांड देखेंगे, और देखेंगे जो चुनावी खर्चे हैं, जो चुनाव की जो पारदर्शिता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन है, वो देखेंगे। और एक बहुत बड़ा इशू है इस निर्वाचन के साथ आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा इशू है, वो क्या है, वो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विवाद। अभी आपने देखा किस तरीके से नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप किया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें शामिल किया गया था। बाद में एक विधेयक ला करके, एक अधिनियम ला करके और न्यायाधीश को उससे अलग कर दिया गया। फिलहाल जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। 2 निर्वाचन आयुक्तों, अभी एक निर्वाचन आयुक्त ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, उनके नाम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत मुद्दे हैं, ये आपके लिए क्या है समझिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी मुद्दे, ऐसे सभी इश्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो आप क्या चुनावी सुधार करेंगे, आपकी प्रेफरेंस क्या होंगी। अगर आपको चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो आप क्या प्रेफरेंस होगी, आप क्या करेंगे। ऐसे ढेर सारे विषय और मुद्दे हैं आपके साथ। और मित्रों, ये सभी विषय और मुद्दे आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है और देवप्रयागम IAS ऐप पर मिल रहा है। तो अगर आप APFC के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप EPFO के स्टूडेंट हैं, आपको EPFO का इंटरव्यू देना है, तो आप APFC के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम को आज और अभी ज्वाइन करें। DPIS यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये सारी क्लासेज आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपको हमारी सारी व्यवस्थित क्लासेज और पिछली क्लासेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर एनरोलमेंट कराएं और हमारे इस संपूर्ण क्लास के साथ आप पार्टिसिपेट होकर के आप आगे बढ़ें। तो इससे क्या होगा, 2024 ही आपके लिए आपकी मुट्ठी में होगा। क्या है मेरिट, क्या है संभावित मेरिट APFC की, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और कितने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितना नंबर, कितना अंक आप इंटरव्यू में पा जाएं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारी क्लास में आना होगा। आइए इस क्लास के साथ आइए, DPIS यूट्यूब चैनल पर आइए और आप अपनी सफलता को अपने हाथों से क्या कर दें, सफलता को लिख दें। लेकिन ये तभी होगी जब आप आएंगे, जुड़ेंगे आज, अभी और इसी वक्त, और इनरोलमेंट कराएंगे। आप देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ हैं मित्रों। हमारी क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही है। ऑफलाइन में आप देवप्रयागम IAS के नए सेंटर पर आप आकर के
ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने है और बंद रोड पर है। आप वहाँ पर आकर के इसको ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए और इसको ज्वाइन कीजिए, आपकी सफलता आपके हाथ में है। ऐसे सारे इशूज, सारे मुद्दे आपके साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार चलते रहेंगे। तो आप आइए और अभी ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम IAS का अपना सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके लिए।